क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर 7 निकाय एवं घूर्णी गति, सिस्टम कणों का निकाय एवं घूर्णी गति, इंग्लिश हो जाएगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। तो इस चैप्टर की थ्योरी हमने 3 वीडियो में बनाना सोचा है, जिनको हम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 नाम देंगे। तो एक वॉल्यूम हमने बना दिया। सेकंड वॉल्यूम में आज जो टॉपिक लेंगे हम वह होंगे कुछ डेरिवेशन और उनके एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, उन्हें अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो हमारे डेरिवेशन है इसमें, उनमें पहला डेरिवेशन आएगा बल आघूर्ण एवं इसमें पहला हेडिंग आज के इसमें हम जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं वह है जड़त्व आघूर्ण। ये टॉपिक रहेगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, जरा विचार करेंगे। तो यदि कोई रखी हुई वस्तु या सरल रेखा में गतिमान वस्तु पर हम बल लगाकर चलती हुई वस्तु को रोक दें या रुकी हुई को चला दें, तो वस्तु अपनी अवस्था में चेंज होने का विरोध करती है, वो तो कहलाता है जड़त्व। इसके अलावा अगर हम घूमती हुई वस्तु, जैसे पंखा रोटेशन कर रहा है, लुढ़कता हुआ आ रहा है पहिया, कोई लुढ़कती हुई वस्तु को हम जब रोकेंगे तो वस्तु अपने रुकने का विरोध करेगी, वो कहलाएगा जड़त्व आघूर्ण। तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर जब हम कोई बाह्य बल आघूर्ण लगाते हैं तो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस विरोध करने के गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जो वस्तु जितना अधिक विरोध करेगी उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। जब किसी घूर्णन करती वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण लगाते हैं तो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध
करती है। वस्तु के इस विरोध करने के गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हुई। जैसे कोई घूमता हुआ पंखा घूम रहा है, हम उसे रोकें तो वो रुकने का विरोध करेगा, और वो विरोध करने का जो गुण है वो क्या कहलाएगा? जड़ता गुण। इसकी जो इंग्लिश है उसमें इनर्शिया शब्द आ रहा है। तो इनर्शिया का पहला अक्षर क्या है? आई। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका फॉर्मूला क्या लिखा जाए। तो अगर m द्रव्यमान की गेंद को r त्रिज्या, r लंबाई की डोरी से बांधकर हम घुमाएं, तो उस गेंद का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो लिखा जाएगा I = m × r², जहाँ m गेंद का द्रव्यमान है, r उसकी रेडियस है, जो पथ की त्रिज्या है, वो डोरी की लंबाई हो या जो कुछ भी हो। यही फॉर्मूला किसी दृढ़ पिंड के लिए लिखा जाए, जैसे पत्थर, ईंट आदि, तो कैसे लिखा जाएगा? दृढ़ पिंड के लिए तो लिखा जाएगा I = mr², और ऊपर से इस पर सम्मेशन का चिन्ह लग जाएगा, सिग्मा का। इसका अर्थ हुआ कि उस पूरी बॉडी के सभी कणों का जड़त्व आघूर्ण जोड़ा जाएगा, और वो सबका जो जोड़ होगा वो पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m1 r1² + m2 r2² + m3 r3² .. सो ऑन। ये डॉट डॉट लगे हों तो इसे बोलते हैं सो ऑन, चालू है, आगे के लिए लगातार चल रहा है। तो इस तरह से ये एक कण के लिए लिखेंगे तो ये आएगा, पूरी बॉडी के लिए लिखेंगे तो ये सूत्र लिखेंगे हम, और अगर किसी बॉडी में 3 कण होंगे तो हम इतना फॉर्मूला लिखेंगे। इसके बाद इसका मात्रक फॉर्मूले के हिसाब से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर²। फिर हम राशि को क्लासिफाई करते हैं कि वो अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो अधिकतर सामान्यतः जितने भी आघूर्ण वाली राशियां हैं, जैसे बल आघूर्ण और संवेग का आघूर्ण, इस तरह की राशियां हमारी सदिश होती हैं। चुंबकीय आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। बट जड़त्व आघूर्ण ना तो अदिश राशि है ना ही सदिश राशि है, यह टेंसर राशि है। तो ये बीच की कैटेगरी में रखी गई है, इसे कहते हैं टेंसर राशि।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न उठता है कि जड़त्व आघूर्ण स्टूडेंट ने पढ़ा, हमने पढ़ा, इसके पढ़ने से हमारे डेली लाइफ में क्या चेंज आया, ये हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुआ, तो उसे समझते हैं। इसके फॉर्मूले में दो राशियां आ रही हैं, द्रव्यमान और दूरी r। तो द्रव्यमान जितना अधिक दूरी पर होगा, ये द्रव्यमान जितना बाहर की तरफ होगा, मैं फिर से एक बॉल लूं और उस बॉल को लंबी डोरी में बांधूं, तो इस समय इस बॉल को जब हम घुमाएंगे तो इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। इससे क्या लाभ हुआ? साइकिल के पहिए के बीच में स्पोक रखी जाती हैं, जिससे कि बीच में द्रव्यमान कम रहे, किनारे पर द्रव्यमान ज्यादा रहे। तो द्रव्यमान जितना बाहर रहेगा तो R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो I का मान बढ़ेगा। I के बढ़ने से ये होगा कि साइकिल का पहिया एक बार घूमने के बाद अपने आप भी, स्वयं भी काफी देर तक घूमता रहेगा। तो जड़त्व आघूर्ण अगर किसी पहिए का अधिक है तो वह एक बार घूमने के बाद काफी देर तक घूमता रहेगा। तो ये कहलाता है जड़त्व आघूर्ण का दैनिक जीवन में उपयोग। जड़त्व आघूर्ण के दैनिक जीवन में उपयोग। जड़त्व आघूर्ण को पढ़कर टेक्नोलॉजी, विज्ञान के नियम को लगाकर जो हमने इसका यूज किया वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो उपयोग नंबर 1 है साइकिल या बाइक या हमारे जो और बड़े वाहन होते हैं, कार, ट्रक, बस के पहियों के बीच में द्रव्यमान कम और किनारे पर द्रव्यमान अधिक रखा जाता है। जिससे कि जड़त्व आघूर्ण अधिक रहे, इसलिए बीच में स्पोक लगाई जाती है। पहियों के बीच में द्रव्यमान कम और किनारों पे द्रव्यमान अधिक रखा जाता है। जिससे पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक रहे। इसलिए साइकिल के पहिए में बीच में स्पोक रखी जाती है। इसलिए साइकिल के पहिए के बीच में तीली स्पोक रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन हमसे कोई करने लगे कि ये साइकिल है, इसके बीच में पहिए के स्पोक क्यों है, तो हमारा जवाब है कि बीच में द्रव्यमान हमें कम रखना है, जिससे पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक रहे और पहिया एक बार घूमने के बाद स्वयं भी, स्वतः भी घूमता रहे। अगर बीच में द्रव्यमान कम नहीं होता, पूरे पहिया एक से द्रव्यमान में होता, तो साइकिल जितनी हम चलाते, जितना पेडल मारते, उतनी साइकिल चलती। पेडल मारना बंद, साइकिल का आगे बढ़ना बंद, तो साइकिल हार्ड चलती, कठिन चलती। तो ये इसका जड़त्व आघूर्ण का महत्व है।
दूसरा, जो इंजन होते हैं, पंपिंग सेट इंजन होते हैं, जनरेटर में पहिए होते हैं, उनके जो जनरेटर के पहिए का व्हील होता है, वो व्हील भी उसमें बीच में द्रव्यमान कम और किनारे पर भारी रखते हैं, चौड़ा रखते हैं। इंजन का व्हील बीच में पतला और किनारे पर भारी रखा जाता है, जिससे जड़त्व आघूर्ण अधिक रहे। इसके अलावा हमारा एक हेडिंग है जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण का प्रभाव हमें क्या दिखाई देता है? तो हमें ये दिखाई देगा कि हमने, जैसे कुम्हार का बर्तन बनाने का चाक होता है, एक समतल वृत्ताकार चाक होता है जो पूरे द्रव्यमान एक समान है, इतने ही वजन का एक पहिया और बनाया गया, लेकिन उसमें बनावट में चेंज कर दिया गया। उस पहिए को बीच में हल्का और किनारे पर भारी कर दिया गया। दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं, ये भी 50 किलोग्राम, ये भी 50 किलोग्राम, लेकिन इसमें द्रव्यमान को किनारे पे ज्यादा ले लिया, बीच में जो लेयर है वो पतली कर दी। तो इसमें द्रव्यमान जब बाहर हो गया तो डिस्टेंस आर अधिक हो गई, उसमें पूरे में द्रव्यमान फैला हुआ है। तो इन पहियों को एक साथ घुमाया जाए और एक साथ घुमाने के बाद छोड़ दिया जाए। इन दोनों पहियों को एक साथ घुमाकर छोड़ दिया जाए तो देखेंगे कौन सा पहिया देर में रुकेगा। तो ये पहला पहिया है जिसका हमने ए नाम दिया है और इसे बी नाम दिया है। एक साथ घुमाकर छोड़ देने पर ये वाला पहिया देर तक घूमता रहेगा, तो इससे पता लगेगा कि इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक है। इसीलिए जितने व्हीकल होते हैं सभी में पहियों में बीच में द्रव्यमान कम और किनारे पर अधिक रखते हैं, जिससे कि उनका जड़त्व आघूर्ण अधिक रहे, एक बार घूमने के बाद स्वतः भी घूमते रहें। तो इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा दूसरे वाले पहिए से, क्योंकि ये देर तक घूमेगा। पहिया ए पहिया बी की तुलना में देर तक घूमेगा। अब हम एक छोटा सा निगमन करने जा रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा भी जाता है
बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। बल आघूर्ण इसे लिखते हैं टॉ से, तथा जड़त्व आघूर्ण आई में संबंध। इसमें जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा टॉ इक्वल टू आई इंटू एल्फा। इंग्लिश इसकी हो जाएगी रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। टॉर्क और आई में रिलेशन। थोड़ी थ्योरी इसके बारे में मानी जाती है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m इज रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस। माना m द्रव्यमान की वस्तु अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। यह है घूर्णन अक्ष। इसके अंदर बॉडी के पार्टिकल्स हैं। इनके द्रव्यमान है m1, m2 और m3। 3 कण हैं। इनकी डिस्टेंसेस हैं r1, r2 और r3। बॉडी घूम रही है। तो सबसे पहले हम m1 द्रव्यमान के कण के लिए फॉर्मूला बना रहे हैं। m1 द्रव्यमान के कण के लिए, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम बल का फॉर्मूला F इक्वल टू m इंटू ए। F इक्वल टू m इंटू ए। m1 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, एक पार्टिकल के लिए। ये रिलेशन बनाना है पूरे पिंड के लिए, तो हम एक पार्टिकल के लिए सैंपल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसी प्रकार अदर के लिए हो जाएगा। m1 इंटू, हम जानते हैं, हमने कल पिछले लास्ट वॉल्यूम में पढ़ा है, a इक्वल टू r इंटू एल्फा। तो a की जगह आ जाएगा r इंटू एल्फा, लेकिन r में हमें 1 लगाना होगा क्योंकि पहले द्रव्यमान के लिए डिस्टेंस r1 है। इसे और साफ करके दिखा सकते हैं। इधर पार्टिकल है m1, इसकी डिस्टेंस है r1। यहाँ पार्टिकल है m2, डिस्टेंस r2। यहाँ m3 और डिस्टेंस r3। रिपीट। प्रथम कण के लिए F बराबर m फॉर फर्स्ट पार्टिकल, F1 इक्वल टू m1 इंटू ए। ए की जगह r1 इंटू एल्फा, ये रिलेशन होता है। अब हमको लाना है टॉर्क, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता है टॉ इक्वल टू F इंटू आर। और पहले पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो इसमें भी 1, इसमें भी 1। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, F1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो ये वैल्यू यहाँ आएगी तो हो जाएगा m1 r1 इंटू एल्फा
और इंटू R1, M1 R1 इंटू R1 हो गया R1 स्क्वायर इंटू एल्फा। तो इस प्रकार मैंने एक पार्टिकल के लिए फॉर्मूला बना लिया। इसी प्रकार अन्य कणों के लिए सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स, तो दूसरे पार्टिकल के लिए हो जाएगा τ2, इन पर 2 लग जाएगा, M2 R2 स्क्वायर एल्फा, τ3 M3 R3 स्क्वायर एल्फा। देखने की बात यह है कि M में R में 1 लगा है, एल्फा में नहीं। तो हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जब बॉडी घूर्णन गति करती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो उसका हर एक कण बराबर एंगल घूमेगा। कैसे? अगर ये बॉडी घूमेगी तो ये M1 वाला कण यहां से 30 डिग्री घूमेगा, तो वो वाले भी 30 आगे बढ़ जाएंगे। घूर्णन गति में एक पार्टिकल जितना कोण घूमेगा तो और पार्टिकल भी उतना ही कोण घूम जाएंगे। जैसे इस समय ऐसे लगे हुए हैं, ये वाला 30 डिग्री आगे बढ़ जाएगा, ये वाला कण 30 डिग्री आगे बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो ये वाले भी 30 बढ़ जाएंगे। वो आगे खिसक गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, वो और 30 आगे बढ़ेगा तो ये और घूम जाएंगे। पंखे के 3 ब्लेड होते हैं, एक ब्लेड को अगर हम 30 डिग्री आगे घुमाएं तो बाकी जो 2 बचे वो भी साथ साथ पीछे से चले आएंगे, वो भी उतना ही आगे खिसक जाएंगे। तो घूर्णन गति में वस्तु के सभी कण बराबर एंगल घूमते हैं। बराबर एंगल घूमेंगे तो उनका कोणीय वेग और कोणीय त्वरण एल्फा समान होगा, इसलिए एल्फा में 1 2 3 नहीं लगाया है। अब हम ये 3 स्टेप 1 2 3 इसी प्रकार अदर्स के लिए भी निकाल सकते हैं, चौथे कण के लिए, 5वें के लिए। अब हम सब मान को अगर जोड़ दें तो वो पूरी बॉडी के लिए वैल्यू हो जाएगी। संपूर्ण पिंड के लिए τ इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट। τ1 की वैल्यू M1 R1 स्क्वायर एल्फा, M2 R2 स्क्वायर एल्फा, M3 R3 स्क्वायर एल्फा प्लस डॉट डॉट। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एल्फा हर जगह कॉमन है, कॉमन ले लिया। अंदर बचा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और इधर टॉप। एल्फा इंटू, और ये पूरा फॉर्मूला बन गया जड़त्व आघूर्ण का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो चाहे तो हम इसे पहले ये लिख सकते हैं सिग्मा mr स्क्वायर एल्फा इंटू, और इसकी जगह लिख सकते हैं आई, और इधर टॉप। इस प्रकार ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाता है। अगर इसी फॉर्मूले को बच्चे को हार्ड लग रहा है तो मैं अगर एक पार्टिकल के लिए इसे करूं तो बहुत छोटा हो जाएगा। किसी एक कण के लिए, पिंड के लिए ना करूं, कण के लिए करूं तो छोटा हो जाएगा। देख लें जरा, अगर बच्चों को पसंद आ जाए।
कण के लिए मैं सूत्र सिद्ध कर रहा हूं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखा F इंटू आर। F को लिख दिया MA इंटू आर। M और A का रिलेशन होता है R इंटू एल्फा, तो A की जगह लगा दिया R इंटू एल्फा। आगे R, फिर से बल आघूर्ण होता है बल गुणा लंबवत दूरी घूर्णन अक्ष से। F की जगह M है, R ऐसे ही लिखा, A की जगह R इंटू एल्फा। M इंटू R हो गया R स्क्वायर इंटू एल्फा। MR स्क्वायर ये हो गया I और इंटू एल्फा, प्रूव्ड हो गया। तो कण के लिए अगर हम करेंगे तो बहुत छोटा है, प्रूव्ड। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स। न्यूमेरिकल में तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर डेरिवेशन हमारा है और कहा जाए कि किसी पिंड के लिए ये संबंध प्राप्त करो, तो हम पिंड के लिए उस तरह से करेंगे, कण के लिए ऐसे। लेकिन बच्चे को लग रहा है कि पिंड वाला भारी है, तो कम से कम ये याद कर ले, सही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसकी इंग्लिश होती है एंगुलर मोमेंटम। क्या है ये? हमने पिछले चैप्टरों में संवेग पढ़ा है। संवेग होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब इसमें शब्द और बढ़ गया कोणीय। ये तो निश्चित है कि वस्तु जो है वो अपनी धुरी पर रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है। जैसे हम फर्श पर लट्टू को नचाते हैं, तो लट्टू में क्या होता है? कोणीय संवेग। डिफाइन कैसे करें हम? फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन करके लगाएं? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गेंद है, और वह एक सर्कल में घूम रही है, और यहां से यहां तक की रेडियस है r, और इस गेंद की जो स्पीड है वो है v। तो क्या होगा? अगर हम इस m गुणा v को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, ये डिस्टेंस कहलाएगी घूर्णन अक्ष से दूरी, क्योंकि इसका सेंटर ये है। ये गेंद इसी सेंटर के चारों ओर घूम रही है, तो ये r डिस्टेंस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो राशि बनेगी ये कहलाएगा रेखीय संवेग का आघूर्ण, क्योंकि संवेग की हमने दूरी से मल्टीप्लाई कर दी। हम बल की मल्टीप्लाई करते हैं दूरी से, घूर्णन अक्ष से जो दूरी होती है, तो ये कहलाता है बल का आघूर्ण। बल गुणा घूर्णन अक्ष से बल की दूरी। यहाँ संवेग गुणा घूर्णन अक्ष से पिंड की दूरी, तो ये संवेग का आघूर्ण। ये बल का आघूर्ण, तो ये संवेग का आघूर्ण। तो डेफिनेशन क्या हुई? किसी कण या पिंड के रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। अगर हम कण के लिए कहेंगे तो जनरली यही कह देंगे, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। पिंड के लिए कहेंगे तो उसके जितने कण होते हैं सभी कणों के संवेग का आघूर्ण का योग करके बताएंगे। डेफिनेशन: किसी कण
का किसी कण के रेखीय, जो संवेग हमने पहले पढ़ा था P बराबर m गुणा v, उसे हम केवल संवेग कहा करते थे, अब उसका नाम इस चैप्टर में पड़ गया रेखीय संवेग, क्योंकि यहाँ दो संवेग आ गए, एक कोणीय एक रेखीय। अगर बॉडी सीधे चल रही है तो उसमें है रेखीय संवेग, और अगर कोई बॉडी घूर्णन कर रही है तो उसमें है कोणीय संवेग। किसी कण के रेखीय संवेग के आघूर्ण को उसका कोणीय संवेग कहते हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल से। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। एल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला हमने अभी समझाया था, डेफिनेशन ही उससे लगी है। हम इस संवेग की घूर्णन अक्ष से जो दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोणीय संवेग एल बराबर हो जाएगा m गुणा v और इंटू r। तो एक तो ये रिलेशन बन गया। मात्रक इससे m का मात्रक किलोग्राम, b वेग का मीटर पर सेकंड और दूरी का मीटर। अगर मैं, ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं इसे ऊपर नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। और इसमें जो ई राशि बनेगी ये हो जाती है जूल के बराबर। जूल का मूल मात्रक लिखे हुए हैं ये, तो ये हो गया जूल और इंटू सेकंड। तो आर की वैल्यू जितनी बढ़ेगी कोणीय संवेग भी बढ़ेगा, क्योंकि कोणीय संवेग डिपेंड कर रहा है द्रव्यमान पर, वेग पर और आर पर। तो आर के बढ़ने पर भी कोणीय संवेग बढ़ेगा। द्रव्यमान अगर बढ़ेगा, कोई हल्की वस्तु घूम रही है उसकी जगह भारी घूमने लगे तो उसका भी कोणीय संवेग बढ़ेगा। तो जो ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों ओर, उनमें जो बड़े ग्रह हैं उनका कोणीय संवेग अधिक है, और जो ग्रह सूर्य से दूर परिक्रमा कर रहे हैं, दूर घूम रहे हैं, उनका भी कोणीय संवेग अधिक है। ये मात्रक हो गया। इसके बाद इसकी विमाएं क्या होंगी? विमाएं देखिए, इसके लगा ले रहे। द्रव्यमान की विमा m, वेग की विमा lt माइनस 1, डिस्टेंस दूरी की l, तो m l गुणा l हो गया l स्क्वायर और t माइनस 1। ये इसकी विमाएं हो जाएंगे, डायमेंशंस हो जाएंगी। एक डेरिवेशन हमारा और आ रहा है, एक जो निगमन है, संबंध है, एक और बन रहा है अब कि कोणीय संवेग L और जड़त्व आघूर्ण I में संबंध, इनमें क्या रिलेशन है, ये भी बड़ा चर्चित रहता है। कोणीय संवेग L
तथा जड़त्व आघूर्ण I में संबंध। जिन जिन क्वांटिटीज में हमको रिलेशन प्रूफ करना होता है उनमें से किसी एक का फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो इसमें रिलेशन लाना है L और I में, तो रिलेशन आएगा L बराबर I इंटू ओमेगा। इन दोनों में ये रिलेशन आएगा, तो हम या तो इससे शुरू करें या इससे करें। अब वो सुविधा देखते हैं हम किस में रहेगी, किस में इजी तरीके से बच्चे तक बता सकेंगे। तो हम इससे लेकर चलें तो थोड़ा इजी वे में हम बालक को बता सकेंगे। L से लेकर चल रहे हैं। L इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है MB इंटू R, और ये भी मैं किसी पार्टिकल के लिए लेके कर रहा हूं, किसी एक कण के लिए। यदि गेंद घूम रही है, कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, ये थ्योरी है। m ऐसे ही लिखा, और v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। मैंने v की जगह लगा दिया r इंटू ओमेगा और इंटू r। m ऐसे ही लिखा, b की जगह r ओमेगा, r ऐसे ही लिखा, तो हो गया m r स्क्वायर ओमेगा। ऑल्सो वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि I इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। तो हमने एम आर स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, I और इंटू ओमेगा। ये रिलेशन प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा इन छोटे छोटे डेरिवेशंस को, और यह जो L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा है, इससे आगे हम दो हेडिंग पर बढ़ेंगे, और एक कोणीय संवेग परिवर्तन की दर वो क्या होती है, उसके बाद हम चलेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम उसकी ओर। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।